मैं हूं जूही वर्मा और आप सभी को सुबह की राम राम। राम राम इसलिए क्योंकि आज दिन ही राम का है। वैसे तो हर दिन राम का है, लेकिन आज पूरे हिंदुस्तान के लिए ये दिन बेहद खास है, जो 300 साल के लंबे संघर्ष के बाद आया है, जब राम मंदिर की पहली शिला रखी जानी है। राम मंदिर के निर्माण का आगाज करेंगे। ये मौका बेहद यादगार होने वाला है। हर घर में दीप जगमगाने वाले हैं, यानी आज वही दिवाली है जब भगवान राम लंका विजय करके अयोध्या लौटे थे और पूरी अयोध्या दीपों से जगमगा रही थी। आज की खास बात यह होगी कि सिर्फ अयोध्या ही नहीं, पूरा देश दीपों से जगमगा रहा होगा। जिस घर के आगे दीप नहीं जले होंगे, उस घर में रहने वाले लोगों के दिलों में भी आज लेकिन दीप जरूर जल रहे होंगे। जब बात राम मंदिर निर्माण की चल रही है, तो वो आंदोलन भी याद करना बहुत जरूरी है, जिसके दम पर आज ये बुनियाद रखी जा रही है। 300 साल ये लड़ाई लंबी चली, सभी जानते हैं। अंग्रेजों के जमाने से शुरू हुई, फिर प्रधानमंत्री राजीव गांधी जब थे उस समय भी काफी संघर्ष हुआ। उसके बाद 1990 1992 आया और अंततः ढांचा ढहा दिया गया जिस का निर्माण होना है। तो मैं आज आपको बताती हूं कि इस राम मंदिर के निर्माण का एमपी कनेक्शन क्या है, कैसे एमपी से जुड़ा हुआ है ये। अयोध्या भले ही कोसों दूर हो एमपी से, लेकिन बहुत गहरा नाता है मध्य प्रदेश के साथ। राम मंदिर का, राम जन्मभूमि का, अयोध्या का जो इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज। खबर भी आई थी, आपने सुना होगा कि टाइम कैप्सूल शायद अयोध्या की नींव में काफी नीचे 500 फीट नीचे तक दबाया जाएगा, जिसमें राम मंदिर के लिए जो जो संघर्ष हुए हैं वो सब उसमें लिखे हुए होंगे। हालांकि इसे बाद में कहा गया कि ये सिर्फ कहानियां हैं, कोरी अफवाहें हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ऐसा हो या ना हो, देश भुला नहीं सकता, वो लोगों के दिलों में हमेशा टाइम कैप्सूल की तरह जब्त होकर हमेशा हमेशा रहेगा। पीढ़ी दर पीढ़ी ये कहानियां आगे बढ़ती रहेंगी। अब बात करते हैं एमपी कनेक्शन की। उमा भारती, जयभान सिंह पवैया मध्य प्रदेश से ऐसे नाम हैं जिनको किसी पहचान की जरूरत नहीं है। जब भी अयोध्या राम जन्मभूमि की बात आएगी, ये नाम लोगों को अपने आप याद आएंगे। उमा भारती और जयभान सिंह पवैया आज भी इस ऐतिहासिक मौके पर अयोध्या में ही मौजूद होंगे। उमा भारती यानी वो शख्स जिन्हें आज फायर ब्रांड नेत्री, प्रचंड नेता और इस तरह की काफी, बचपन से ही उमा भारती वो शख्सियत थी जो जब अपने भजन गाती थी, जब अपने प्रवचन सुनाती थी, तो हिंदू खून उबाल मारने लगता था। और शायद यही वजह थी कि जिस वक्त 1992 में कार सेवकों का जत्था आगे बढ़ रहा था, काफी कम उम्र की होने के बावजूद उमा भारती अग्र पंक्ति में थी, वो मंच पर भी थी। वो बोलती चली जा रही थी और कार सेवकों के हाथ तेजी से बाबरी मस्जिद के गुंबद पर चलते चले जा रहे थे। इसी वजह से आज उमा को न्योता मिला है और वो वापस अयोध्या पहुंची है। उनके अलावा जयभान सिंह पवैया, जो बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे, इस पूरे कार सेवा के आंदोलन में उनके योगदान को नहीं भुलाया जा सकता। जिन्होंने काफी लंबा संघर्ष किया, उस दौर में भी वो 1992 भी कार सेवकों के उसमें सबसे आगे रहे। बहुत जोरदार उस समय उन्होंने भी भाषण दिए और उसके बाद काफी समय तक अलग अलग जगहों पर, कभी स्थायी कभी अस्थायी जेल भी काटी उन्होंने। और उसके अलावा कर भी रहे, उनके अलग अलग घरों में छापे पड़े ताकि कुछ ना कुछ ऐसे सबूत मिल जाए जिससे ये साबित हो जाए कि वो कार सेवकों में शामिल थे और विवादित ढांचा ढाने में शामिल रहे हैं। बहुत कुछ तो नहीं मिला उनके घर से, लेकिन कुछ भाषणों की टेप, कुछ ऐसे दस्तावेज मिले जिसके आधार पर उन पर बाद में केस आगे बढ़ाया गया। ये दो नाम हैं जिन्हें किसी पहचान की दरकार नहीं। जब भी अयोध्या राम जन्मभूमि की बात होगी, ये नाम हमेशा हमेशा याद रहेंगे। लेकिन कुछ और नाम एमपी से जुड़े हुए जो इतिहास के पन्नों में कहीं गुम से हो गए हैं, उनके बारे में आपको जरूर बताना चाहूंगी। और सबसे पहले हम बात करेंगे 1990 की। 1992 में विवादित ढांचा ढहा, ये सभी जानते हैं, लेकिन 1990 में भी कार सेवकों की पूरी तैयारी थी। हजारों लाखों की संख्या में 1990 में उत्तर प्रदेश में कार सेवक पूरे देश भर से पहुंचे थे। उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह जी, जिन्होंने गोलीबारी भी कराई और बाद में उन्हें संज्ञा दी गई मुल्ला मुलायम की। हालांकि बाद में इसी पहचान की वजह से उन्होंने चुनाव भी हारा, लेकिन उस वक्त उन्होंने कार सेवकों पे कोई रहम नहीं खाया, कार सेवकों पे गोलीबारी भी हुई। और आपको याद दिला दूं, कोठारी बंधु जो कलकत्ता से आए थे उस समय पे, वही वहां पर खत्म हो गए थे इसी गोलीबारी में। उनकी बहन की कुछ दिन बाद शादी होनी थी, बहन इंतजार कर रही थी। पिताजी का खत इतनी मार्मिक स्टोरी थी कि पिताजी का खत भी तब मिला जब दोनों राम मंदिर के नाम पर शहीद हो चुके थे। लेकिन इनके अलावा मध्य प्रदेश से जुड़े हुए शख्स थे जगत प्रकाश अग्रवाल।
यहाँ से जब 1990 में कार सेवकों का जाना शुरू हुआ अयोध्या में, उस समय पे ग्वालियर चंबल के इलाके से अकेले 8,000 से ज्यादा कार सेवकों ने कूच किया था अयोध्या की तरफ। और उन्हें रोकने के लिए चंबल नदी से पहले एक बड़ी सी दीवार बनवा दी गई थी कि कोई भी इस दीवार को लांग कर उत्तर प्रदेश में ही एंट्री ना कर पाए, ताकि वो अयोध्या तक पहुंच सके। लेकिन कार सेवकों में इतना ज्यादा उन्माद था कि वो भागते चले गए और जो दीवार बनी थी उसे एक तिनके की तरह तोड़ दिया। नुकसान भी हुआ। जगत प्रकाश अग्रवाल वो शख्स हैं जो अयोध्या तक नहीं पहुंचे, लेकिन अपनी आखिरी सांस तक उस दीवार को गिराने से नहीं चूके, ताकि कार सेवकों का रास्ता ना रुके। ये घटना 1990 की है, इतिहास के पन्नों में दर्ज है। लेकिन जब भी बात होगी राम मंदिर निर्माण की, राम जन्मभूमि के से जुड़े आंदोलन की, ऐसे लोगों को नहीं भुलाया जा सकेगा जिन्होंने एक एक ईंट सरकाने में या एक कार सेवकों को वहां तक पहुंचाने में कुछ ना कुछ अपना कुर्बान किया है। इसके अलावा 1990 में मैं आपको बता चुकी हूँ 8,000 कार सेवक पहुंचे थे। उसके बाद आया 1992, जब जो कार सेवक करना चाहते थे वो उस अंजाम तक पहुंचे, मस्जिद तक पहुंचे। बाबरी मस्जिद का ढांचा ढहाया, जो अब विवादित ढांचे के नाम से जाना जाता है। उस वक्त मंच पर थे उमा भारती, विजय राजे सिंधिया, जयभान सिंह पवैया और ध्यानेंद्र सिंह। लेकिन उस वक्त भी कुछ लोग यहाँ से शहीद हुए थे जिनके नाम कम ही सुनाई देते हैं, जिनका भिंड से गहरा नाता था। एक नाम था सत्यपाल का, जिसे सत्तू के नाम से भी पहचाना जाता है। ये भिंड के एक व्यवसायी थे जो कार सेवा के लिए जाते जाते शहीद हो गए। उन्होंने राम मंदिर के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। और एक चीज जो आप लोग शायद ही जानते हो, मैं याद दिला दूं, भिंड का बलिदानी दस्ता, भिंड में एक बलिदानी दस्ता ही बनाया गया था जो इस बात के लिए तैयार था कि अगर जरूरत पड़ी तो हम अपनी जान कुर्बान कर देंगे, लेकिन राम मंदिर का, राम का नाम लेकर जो काम शुरू किया है उसे अंजाम तक पहुंचा के ही रहेंगे। हालांकि ये कम जिक्र मिलता है कि इसके बाद इस बलिदानी दस्ते का क्या हुआ। ये बलिदानी दस्ते में से कितने लोग राम मंदिर के नाम पर शहीद हुए, कितने वापस आए, और कितने उनमें से कुछ हैं जो अभी आज भी है, बड़े बुजुर्ग हो चुके हैं, शायद इस कार्यक्रम में शिरकत ना कर सके। लेकिन अब टेक्नोलॉजी इतनी छा चुकी है कि वो घर बैठकर भी इस यादगार लम्हे को अपने जहन में उतार सकते हैं, जिसके लिए उन्होंने जीवन कुर्बान कर दिया। उस क्षण को वो अपने घर बैठकर आराम से देख सकते हैं। वैसे भी कोरोना का समय चल रहा है, तो जो बुजुर्ग हैं, 90 साल से ऊपर हैं, उनसे यही रिक्वेस्ट की गई है कि वो वहां ना आए। इसमें लाल कृष्ण आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जैसे नेता भी शामिल हैं, जिन्होंने अपनी एक एक सांस कुर्बान की है राम मंदिर के लिए। लेकिन आज जब वो ऐतिहासिक घड़ी आई है तो वो वहां पर मौजूद नहीं होंगे, लेकिन उनकी खुशी जरूर होगी कि आज उनके संघर्ष को पूरा अंजाम मिल रहा है। इसके अलावा एक और बात बता दूं मैं, के मोहम्मद साहब का नाम बहुत सारे लोग जानते ही होंगे। बहुत बड़े आर्कियोलॉजिस्ट हैं इंडिया के, और काफी समय तक वो हेड ऑफ आर्कियोलॉजी मध्य प्रदेश के भी रहे। काफी मंदिरों का निर्माण उन्होंने कराया है। कुछ समय पहले कुछ विदेशी शख्सियतें आई जिनको अलग अलग हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स घुमाने की जिम्मेदारी भी के मोहम्मद जी को ही मिली थी। वो आर्कियोलॉजिस्ट मुस्लिम है, लेकिन उन्होंने राम मंदिर का काफी ज्यादा, उन्होंने ही ये दावा किया था सबसे पहले कि बाबरी जहां बना है वहां पहले राम मंदिर था। उनके दावे से इसलिए इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि वो बहुत ही अनुभवी, तजुर्बेकार आर्कियोलॉजिस्ट रहे हैं। आपको बता दूं, के मोहम्मद साहब का भी रिश्ता जो है वो मध्य प्रदेश से है। ये खुशनसीबी है मध्य प्रदेश की कि वो अयोध्या से दूर है, अयोध्या से कोसों दूर है, सीमाएं तक नहीं छूती, लेकिन यहाँ भी भगवान राम के भक्तों की है। वैसे भी भगवान राम को मध्य प्रदेश से अलग नहीं किया जा सकता, उसके सारे कारण है। राम वनगमन पथ जो बन रहा है, यही माना जाता है कि राम जी जब वनवास जा रहे थे तो चित्रकूट से वो एमपी में एंटर हुए और अमरकंटक छत्तीसगढ़ की तरफ मुड़ गए। यानी यहाँ भी राम जी ने वनवास जाने के पहले मध्य प्रदेश की धरती को अपने चरणों से पावन किया। सीता जी भी उनके साथ थी, लक्ष्मण भी उनके साथ थे। इसके अलावा रामायण से अगर और रिश्तों की बात करें तो मध्य प्रदेश तो पूरे रामायण में मौजूद है। मंदसौर जो यहाँ का गांव, एक जिला है, माना जाता है वहां का एक गांव मंदोदरी का मायका है। वहां आज भी रावण की पूजा होती है। रावण दामाद की तरह माना जाता है। वहां रावण जलाया नहीं जाता। ये भी दिलचस्प तथ्य है। और लव कुश की जन्मभूमि भी मध्य प्रदेश को ही माना जाता है। यहाँ पर किसी आश्रम में उनका जन्म हुआ जहाँ पे उनका मंदिर भी है। अब अगर थोड़ा सा चले छत्तीसगढ़ की तरफ तो वहां पर कौशल्या जी का मायका माना जाता है, जहां पर अब मंदिर निर्माण की तैयारी शुरू होने वाली है।
यानी राम भले ही अयोध्या में जन्मे, लेकिन वो पूरे देश में है। पूरे कहीं पे राम वन गमन पथ के जरिए वो पहुंचे, कहीं पे वनवास के दौरान पहुंचे, कहीं पे युद्ध हुआ, और कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पर रामायण से जुड़े अलग अलग, जिन्हें हम कैरेक्टर्स कहते हैं, अब उनका जन्म हुआ या उनका जुड़ाव रहा है। इस तरह से भगवान राम सिर्फ अयोध्या के नहीं, पूरे देश के हैं। ऐसे में लाजमी है कि जब पीएम मोदी आज पहली ईंट रखेंगे तो पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तानियों के मन में भगवान राम के जयकारे गूंज रहे होंगे। नमस्कार।